वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बिहार दरोगा 2021 के लिए टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट नंबर 5 होगा। हम लोग साथ में हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम जायरे था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र वर्तमान में किस महाद्वीप में है? तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? तो 54 देश हैं। ठीक है, महाद्वीप में जो है सबसे अधिक कंट्री अफ्रीका महाद्वीप में है। टोटल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप में कितने कंट्री हैं? तो 48 कंट्री हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है एशिया बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया बड़ा है, लेकिन देश के मामले में सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। ये बात को ध्यान रखिएगा। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग देख लीजिए, पुराना नाम और नया नाम। तो जो आपका सूरीनाम नया नाम है, इसका पुराना नाम क्या था? तो डच गुआना जो है पुराना नाम था। तो हम लोग बोल सकते हैं डच गुआना का वर्तमान में नया नाम क्या है? सूरीनाम है। और हॉलैंड, हॉलैंड का नया नाम क्या है? नीदरलैंड है। और गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है? घाना। ठीक है, घाना। उसके बाद है अबिसिनिया, इसका नया नाम क्या है? इथोपिया। रोडेशिया का नया नाम क्या है? जिम्बाब्वे। और फार्मोसा का नया नाम क्या है? ताइवान। आपको ध्यान रखना है ताइवान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका चीन है वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है अपना पार्ट ही मानता है ताइवान को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो आपको याद रखना जॉर्डन और इजराइल दो देश हैं, तो इसके बीच में कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और झील के बारे में देख लीजिए। विक्टोरिया झील, ये केनिया, युगांडा और तंजानिया में है। ये 3 देशों में है। ठीक है, विक्टोरिया झील। साथ में आपको याद रखना है जो विक्टोरिया झील है इसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा गुजरती है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। नीचे वाला है मकर, बीच वाला है विषुवत और ऊपर वाला है कर्क। ये तीनों जो रेखा है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रेनडियर झील, ये किस देश में है? तो ये कनाडा में है। उसके बाद है टोरेंस झील, ऑस्ट्रेलिया में है। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अरल सागर झील, इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिकतम व्यय निम्नलिखित में से किसके या किसे आयात पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है खनिज तेल के आयात पर जो है अधिकतम व्यय किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि खनिज तेल जो है अपसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और जो ओपेक है, ओपेक जिसमें वर्तमान में 14 कंट्री है, ओपेक संगठन तेल निर्यातक देशों का एक क्या है? संगठन है। याद रखिएगा, जो ओपेक है तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसमें कितने? 14 कंट्री है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बियाना में इसका हेडक्वार्टर है। बियाना किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथ में याद रखिएगा जो ओपेक है, ओपेक का पार्ट भारत नहीं है। पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, वक्रीय है। तो आपको याद रखना है कि झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इसका अक्ष जो है कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। साथ में इसका विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। और जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। आकार और बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी शुक्र के समान है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी किसके समान है? तो शुक्र के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पर नहीं होते हैं? तो आपको याद रखना है काला सागर, कैरिबियन सागर और कैरिस्पियन सागर, इन तीनों जगह जो है ज्वालामुखी का उद्गार होते हैं।
जबकि बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, आप लोग को पता होना चाहिए कि रिंग ऑफ फायर जो जापान का एरिया है, बाकी जापान फिलीपींस उस एरिया को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, एक रिंग बना हुआ है और वहीं पर लगातार जो है जो ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इसलिए बोल दिया गया रिंग ऑफ फायर। और किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, याद रखिएगा। साथ में आपको आगे लिखा गया कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। तो ये भी सही बात है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और उसके बाद है स्ट्रोम्बोली। ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रोम्बोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो आपको याद रखना है इजराइल में है। किस देश में है? इजराइल में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार की नदियों एवं उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़े को आपको बताना है। तो देख लीजिए, एक साइड नदी दिया गया है, एक साइड मुख्य नदी दिया गया है। तो सरयू नदी है आपकी कहाँ पर मिलती है? तो गंगा में मिलती है, ये सही है। कमला नदी ये कहाँ मिलती है? ये कोसी नदी में मिलती है। कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है, याद रखिएगा, कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी जो है बार बार अपना मार्ग चेंज कर लेती है। साथ में पुनपुन नदी अगला है। पुनपुन नदी के जो सहायक नदी है दामोदर नदी, ये गलत है। पुनपुन नदी की जो सहायक नदी है ये कौन नदी है? गंगा नदी है। ये पटना के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है पुनपुन नदी। तो गलत आंसर बोल रहा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, उत्तरी कोयल नदी ये सोन नदी का भाग है, तो सही बात है, ये सोन नदी में जाके मिल जाती है, तो ये भी सही है। तो सी आपके गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, कितनी औसत ऊंचाई है? तो 4 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत को पठार है, इसे पामीर का भी पठार बोला जाता है। ठीक है, दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर जो ऊंचा है ये पामीर का पठार ही है। ठीक है, पठार में, तो याद रखिएगा तिब्बत के पठार को पामीर का भी पठार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? जो मेकांग नदी है वो किस नदी से होकर नहीं बहती है, कहने का मतलब ये है। तो आपको याद रखना है, चीन से बहती है, कंबोडिया से बहती है और लाओस से भी बहती है, लेकिन मलेशिया से नहीं बहती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो मेकांग नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के पठार से निकलती है और गिरती कहाँ पर है? दक्षिण चीन सागर में गिरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो चीन से, म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से और वियतनाम से होकर बहती है और जाके कहाँ गिर जाती है? दक्षिण चीन सागर में। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है? ठीक है, कौन सी कृषि जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो आपको याद रखना है जैव कृषि जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूम खेती जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। अधिक उपज वाली किस्में की खेती, अधिक उपज के चक्कर में आप खाद बहुत डालिएगा और उसके बाद क्या होगा, बाद में शुरुआत में तो उपज बढ़िया होगी, फिर बाद में धीरे धीरे उपज कम हो जाएगी। कांच घरों में पौधे उगाना ये भी अच्छा नहीं है। तो जैविक कृषि जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झूम कृषि देखिए क्या है, ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जनजाति लोग होते हैं एक एरिया में ज़मीन को काट देते हैं और उसे फिर आग लगा देते हैं। जब आग वहाँ पर घुस जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे जो आदिवासी लोग होते हैं कुछ फसल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये एरिया काटा गया था मात्र 2 से 3 वर्ष तक ही यहाँ पर उर्वरक क्षमता होती है ज़मीन में। उसके बाद जो है जब उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो आदिवासी जो है 2 से 3 साल के बाद कहीं और स्थान पर जाते हैं, फिर से वहाँ ज़मीन काटते हैं और उसे आग लगाते हैं और वहाँ पर उत्पादन करते हैं।
इसे बोलते हैं झूम खेती। इसके कारण क्या हुआ, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ठीक है, साथ में देख लीजिए सिक्किम भारत का प्रथम जो राज्य है पूरी तरह से जैविक खाद का प्रयोग करता है। ठीक है, पूरी तरीके से जैविक खाद का प्रयोग करता है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। यूपीएससी जो है ऑप्शन में इस चीज़ को पूछा था। उसके बाद देखिए झूम खेती जिसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्रों के लोगों की खेती करने का एक क्या है तरीका है, इसे आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है। इसका जो रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट इसका रासायनिक नाम है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, KNO3। ठीक है, सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स है, और चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, अमोनिया क्लोराइड है। ठीक है, नौसादर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो उसमें मराठा पेशवा कौन था, तो आपको याद रखना है बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध कब होता है, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की विजय होती है। अब पानीपत की तीसरा युद्ध कब होता है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है चंद्र ग्रहण के समय, आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, तो कब पड़ती है पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर, तो आपको याद रखना है चंद्र ग्रहण के समय, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है ये क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा के आ जाने के कारण जो है नहीं दिखाई पड़ता है, इस कारण उसे हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण जो सूर्य ग्रहण है कब लगता है, तो अमावस्या के लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है, तो आपको याद रखना है यूरिया को जो है गुर्दा के द्वारा जो है रक्त में पृथक किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि मृतकों में प्रति मिनट औसत 125 मिली निस्पंदन होता है। ठीक है, जो किडनी होता है वहाँ पर प्रति मिनट 125 मिली लीटर जो है खून का क्या होता है, फिल्टर होता है। और साथ में किडनी की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है, और समान मूत्र में जो है यूरिया का मात्रा कितना होता है, तो 2.7% होता है। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा, जो मूल माने कि मूल आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है उनकी मूल आत्मकथा जो है गुजराती भाषा में लिखी गई है। वो क्योंकि गुजरात के थे तो उन्हें गुजराती अच्छी से आती थी। ठीक है, तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ऐसी बात नहीं कि उनकी हिंदी नहीं आती थी, हिंदी भी आती थी, लेकिन उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखा था वो गुजराती भाषा में लिखा था महात्मा गांधी ने। साथ में याद रखना है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है उसका नाम है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का ये आत्मकथा है। साथ में यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन जैसे पुस्तक जो है और समाचार पत्र जो है गांधी जी के द्वारा
रचा गया, ठीक है, रचा या संपादन किया गया है, इतना आप लोगों को याद रखना है। हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 16 क्वेश्चन को डिस्कस किए और सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से डिस्कस किए ताकि अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना पूछे तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। थैंक यू।